तो आज का जो डिस्कशन है वो वाटर ऑन अर्थ के ताल्लुक से। जमीन पर अल्लाह ताला ने लैंड के साथ साथ पानी भी बनाया है। और डिस्ट्रीब्यूशन के ताल्लुक से कॉमनली हम ये कहते हैं कि 71% ओशंस हैं और लैंड लैंड 29% है। इसका मतलब ये नहीं कि सॉलिड पूरे अर्थ में सॉलिड कंपोनेंट 29 है और लिक्विड कंपोनेंट 71 है। ये तो 79 71 और 29% ये सरफेस के कवरेज के हिसाब से। इट्स नॉट अबाउट द टोटल वॉल्यूम। सरफेस कवरेज के हिसाब से है। तो वॉल्यूम अगर देखा जाए तो कितना वॉल्यूम है वाटर का, तो दैट इज 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स। एक किलोमीटर क्यूब ही काफी बड़ा क्वांटिटी होती है। आप इमेजिन करें, 1 किलोमीटर वाइड है, 1 किलोमीटर लॉन्ग है और 1 किलोमीटर हाई है। तो ये 1 क्यूबिक किलोमीटर बनता है एंड 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स। इसका एक अंदाजा लगाने के लिए, अगर अर्थ के सरफेस को पूरी तरह स्मूथ कर दिया जाए और उस पर ये पानी जमा दिया जाए 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स का, तो द वाटर लेवल विल बी 2.7 किलोमीटर्स। कि पूरी दुनिया भर को वो कवर कर लेगा और 2.7 किलोमीटर्स के डेप्थ पर रहेगा। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर है। और उसका मास 1.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 21 किलोग्राम्स। सेप्टिलियन हमने टर्मिनोलॉजी देखी थी 10 टू द पावर ऑफ 24 के लिए। 10 टू द पावर ऑफ 21 का मतलब सेक्सटिलियन होगा, 1.4 सेक्सटिलियन किलोग्राम्स। लेकिन इतना होने के बावजूद द मास ऑफ दिस वाटर इज 1/4400 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ। लैंड और सॉलिड कंपोनेंट या अदर देन वाटर कंपोनेंट जितना है अर्थ का, उसका सिर्फ 0.02% जो है वो पानी वाटर है। मतलब क्या है, इवन दो 71% ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, the actual mass of water, actual volume of water compared to the other components is 0.02%। तो वाटर कंपोनेंट एक्चुअली बहुत कम है वॉल्यूम कंसिडर करेंगे तो। और ये जो वाटर कंपोनेंट है, हाउ इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड? एक सिंपल ग्राफ है, काफी इंफॉर्मेटिव पिक्टोरियल है बेसिकली। तो उसमें अगर पूरे ग्लोबल वाटर को कंसिडर कर लिया जाए तो 96.5% इज इन द ओशंस। और वो भी सलाइन वाटर है, खारा पानी है, पीने के काबिल नहीं है। 96.5%। तो फ्रेश वाटर का कंपोनेंट जो है वो सिर्फ 2.5%। तो अब ये 2.5% जो फ्रेश वाटर है, उसमें से अराउंड 98%, वो 2.5% का 98% जो है वो ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में मौजूद है। कि एक तो जो पोलर आइस कैप्स हैं वो आइस कैप्स में, और ग्लेशियर्स में, और फिर जमीन के अंदर जो पानी पानी जमा है, या तो नहरों की शक्ल में है या फिर कलेक्टेड वाटर है, ग्राउंड वाटर जिसे कहा जाता है, विच इज नॉट रेडीली एक्सेसिबल टू ह्यूमन बींग्स। उसको वेल्स वगैरह से एक्सेस करना पड़ता है या बोरवेल से एक्सेस करना पड़ता है। तो दैट फॉर्म्स 98% ऑफ द फ्रेश वाटर। और सरफेस पर जो वाटर है तो वो सिर्फ 1.2% ऑफ दिस टू 2.5% है। और ये जो 1.2% सरफेस वाटर है, उसमें भी तकरीबन 69% जो है वो परमाफ्रॉस्ट, ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट। ये परमाफ्रॉस्ट क्या है? बेसिकली जो जमीन की सॉइल होती है, अर्थ यानी मिट्टी का लेयर होता है, उसके नीचे परमानेंटली फ्रोजन पार्ट्स हैं बहुत सारी जगह। अ, और ये फ्रेश वाटर है, यानी मीठा पानी है, जमीन के इमीडिएट नीचे है, और मिनिमम 2 साल से फ्रोजन है। तो उसको परमाफ्रॉस्ट कहेंगे। अगेन पोल्स के करीब के एरियाज में मिलता है, वहां 69% है।
और लेक्स में 20%, फिर रिवर्स में 0.49%, और स्वैम्स एंड मार्शस 2.6%, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पानी है वो 0.26%। तो आप इसको कंपैरेटिवली इमेजिन करें कि तमाम दुनिया के रिवर्स में जितना पानी है, हाँ, उसका आधा हिस्सा, 50% ऑफ दैट इज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। या उल्टा अगर डिस्कस कंसिडर करें कि पूरे जानदार जितने भी हैं उनके अंदर का वाटर कंपोनेंट जितना है, उतना उसका सिर्फ डबल हिस्सा पूरे दुनिया के रिवर्स में, एंड दैट इज एक्सेसिबल एज रेडी ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल द पॉपुलेशन। तो फिर से इसकी इसका एक मेंटल इमेजिनेशन पिक्चर अगर तैयार करें, तो फ्रेश वाटर, टोटल वाटर में से सिर्फ 2.5% मीठा पानी है, और उस 2.5% में भी 90% इज आइदर इन द आइस कैप्स और इन और अंडर ग्राउंड वाटर। तो सिर्फ 1.2% सरफेस अवेलेबल है। फिर उस 1.2% में भी ग्राउंड एंड परमाफ्रॉस्ट में तकरीबन 69% चला गया। फिर लेक्स एंड रिवर्स में जो है वो बिल्कुल 21% के आसपास में बचता है। इसको एक पिक्टोरियली अगर डिपिक्ट किया जाए, तो यहाँ लेफ्ट में जो इमेज दी गई है उसमें एक बड़ा ब्लू बॉल है, तो दैट इज द टोटल वाटर ऑफ द अर्थ। उसमें से उसके बाजू में एक छोटा सा गोली की शक्ल का छोटा सा ड्रॉपलेट है, दैट इट इंडिकेट्स लिक्विड फ्रेश वाटर। और उसके बाजू में एक बिल्कुल बारीक सा डॉट लगा हुआ है, ब्लू डॉट। दैट ब्लू डॉट इज ऑल द वाटर इन द लेक्स एंड रिवर्स, जो हमारे लिए इस्तेमाल के लिए रेडीली अवेलेबल है। तो द वाटर अवेलेबल टू अस फॉर रेडी ड्रिंकिंग एंड यूटिलाइजेशन इज एक्चुअली वेरी वेरी लेस। अगर 1 लीटर का बॉटल हम कंसिडर करें, तो 970 ml ओशंस में है। ओशंस में चला जाएगा खारा पानी। 30 ml जो फ्रेश वाटर है, उसमें से 1 ml इज अवेलेबल फॉर ह्यूमंस। अब उसमें भी पोर्टेबल वाटर, यानी जो वाटर हम यूटिलाइज कर सकते हैं पीने के लिए। अब सरफेस वाटर जाहिर बात है सारे का सारा पीने के काबिल भी नहीं है, उसमें पोल्यूटेंट्स का मामला है। हाँ, और कंटेमिनेशन होता है, प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, ड्रेनेजेस का वाटर भी कंसिडर किया जा रहा है इसमें। तो पोर्टेबिलिटी और भी ज्यादा कम हो जाती है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वाटर इज ए वेरी प्रेशियस रिसोर्स। इसलिए अल्लाह ताला बहुत सारी जगह कुरान में बार बार आता है कि अनजलना मिनस समाई मा, यानी हमने आसमान से पानी बरसाया। तो ये जो अल्लाह ताला पानी बरसा रहे हैं आसमान से, तो दैट इज फ्रेश वाटर। और ये पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वाहिद निज़ाम है, वरना इंसान के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो सब तरफ फ्रेश वाटर को पहुंचा सके। हाँ, इसलिए कि रिवर्स एंड लेक्स होते ही बहुत कम हैं, और उसका पानी लेकर पूरी दुनिया में वो फैला सके, दैट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल टास्क फॉर ह्यूमन बीइंग्स, इंसान के लिए तो इम्पॉसिबल है। और अल्लाह ताला इसका निज़ाम ऐसे बनाए हुए हैं कि समंदरों में से पानी निकल रहा है, और वो जाकर फ्रेश वाटर बनकर पूरी दुनिया में फैलकर बरसता है। तो उसका भी डिस्कशन इंशाल्लाह जब वो उन्वान आएगा तो करेंगे। मैंने दो डाउट्स पूछे थे चैट जीपीटी से वाटर के सिलसिले में। पहली चीज तो ये कि हाउ कम द आइस कैप्स आर फ्रेश वाटर। आइस कैप्स जो है वो फ्रेश वाटर कैसे है, ऑल्दो दे आर पार्ट ऑफ द ओशन। तो फिर उसने क्लैरिफाई किया कि आइस कैप्स जो है वो प्रेसिपिटेशन से फॉर्म होते हैं, मतलब स्नोफॉल की वजह से फॉर्म होते हैं। कि वाटर वेपर गया है आसमान में, एटमॉस्फेयर में, और फिर वहां से कंडेंस होकर जो उतर रहा है, तो बारिश की शक्ल में नहीं, पोल्स के पास स्नो की शक्ल में उतरता है। अब वो स्नो अक्यूमुलेट होते 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 पोलर आइस कैप बन गया है, और सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द ओशन, एंड
वाटर दैट इवेपोरेट्स इज फ्रेश वाटर, फिर वो आइस कैप बन के उतरता है। इसी तरह ग्लेशियर भी ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल थाउजेंड ईयर्स प्योर फ्रेश वाटर, फ्रोजन फ्रेश वाटर जमा होते होते ग्लेशियर बनता है। और वो ग्लेशियर्स आइस कैप से ब्रेक होकर दे स्टार्ट फ्लोइंग, दे स्टार्ट मूविंग डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और फिर समंदर में फ्लोट होने लगते हैं। समंदर में जब वो फ्लोट होंगे तो आइसबर्ग की शक्ल लेंगे। तो अजीब बात यह है कि समंदर खारा पानी है और उसमें फ्लोट होने वाला आइसबर्ग जो है, दैट इज ए पार्ट ऑफ द ग्लेशियर एंड दैट इज फ्रेश वाटर। तो समंदर में जरूरत पड़े पीने पानी की जरूरत पड़ी तो उस आइस को लेकर मेल्ट करके इस्तेमाल करते हैं लोग। तो ग्लेशियर्स इवन दो they appear to be floating in the ocean, they are fresh water। बाज मर्तबा समंदर का सरफेस भी फ्रीज होता है, लेकिन दैट्स ए स्मॉल अमाउंट। और उस फ्रीज होने में भी अजीब हिकमत अल्लाह की बनी हुई है, अल्लाह का निजाम बना हुआ है कि नॉर्मली कोई भी लिक्विड जब फ्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ जाती है तो जो सॉलिड कंपोनेंट है दैट विल सिंक टू द बॉटम बिकॉज इट इज मोर डेंस देन द लिक्विड फॉर्म। सिर्फ वाटर एक ऐसी चीज है जिसमें फ्रीज होने के बाद आइस की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम हो जाती है। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ? क्योंकि आइस इज लेस डेंस देन वाटर, आइस जो है वो वाटर पर फ्लोट होगा। तो समंदर में जब पानी फ्रीज होता है सर्दी की वजह से, तो सिर्फ फ्रीज होने के बाद जो आइस ऊपर फ्लोट होता है उसकी वजह से दो एडवांटेजेस हैं। एक तो अ, अंदर का पानी पानी रहेगा, दैट विल नॉट फ्रीज। अगर आइस सिंक हो जाता तो समंदर पूरे का पूरा नीचे से ऊपर तक फ्रीज हो जाता। तो पूरा समंदर अगर फ्रीज हो जाता तो एंटायर मैराइन लाइफ, पूरी पूरी समंदर का जो निजाम है, समंदर के अंदर जानदारों का निजाम है, पूरा खत्म हो जाता। तो चूंकि आइस ऊपर फ्लोट हो रहा है तो दैट विल इंसुलेट द रेस्ट ऑफ द वाटर। और तो नीचे पानी का पानी मौजूद है, जानदार भी मौजूद है, सब कुछ निजाम चल रहा है, ऊपर आइस का लेयर बना हुआ है। दूसरा सवाल मैंने उससे पूछा कि अगर पूरे का पूरा समंदर का पानी मीठा पानी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा? व्हाट विल हैपन इफ द सी वाटर विल वुड टर्न फ्रेश? तो उसने मल्टीपल चीजें बताई। पहली चीज तो मराइन लाइफ कोलैप्स हो जाएगी। ये तो समझने वाली बात है कि जो मछली समंदर के पानी में होती है वो नदी के पानी में सरवाइव नहीं कर सकती। और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स, जो कोरल्स हैं, मोलस्क्स हैं, प्लैंक्टॉन्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे एडजस्टेड हैं समंदर के सलाइनिटी के लिए, और उस एनवायरनमेंट में ही सरवाइव कर सकते हैं। तो पानी मीठा हो गया तो पूरे पूरे जानदार समंदर के अंदर के वो खत्म हो जाएंगे, और उनको रिप्लेस करने के लिए फ्रेश वाटर के जो एनिमल्स हैं वहां को वो कोप अप नहीं कर पाएंगे, उतनी क्वांटिटी मौजूद नहीं है। तो मराइन लाइफ कोलैप्स होगी, वो तो समझ में आने वाली बात है। उसके अलावा दो तीन चीजें और बताई उसने। एक तो डिस्रप्शन ऑफ ओशन करेंट्स, कि समंदर के तह में भी, समंदर के नीचे भी पानी फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह में। और फ्लो होने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो टेम्परेचर डिफरेंसेस, दूसरा यानी सलाइनिटी का डिफरेंस। जिस तरह हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, डिफ्यूजन पढ़ते हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से और सलाइनिटी के डिफरेंस की वजह से ओशन करंट्स फॉर्म होते हैं। तो सलाइनिटी खत्म हो जाएगी तो फिर ओशन करंट का भी मामला खत्म हो जाएगा। ओशन करंट की वजह से इट बिकम्स ए ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट। जिस तरह एयरपोर्ट्स में सामान आता है कन्वेयर बेल्ट्स पर, तो इस तरह समंदर के अंदर भी मूवमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के टेम्परेचर्स मेंटेन होते हैं। कॉन्टिनेंट्स में ओवर फ्रीजिंग या ओवर हीटिंग प्रिवेंट होती है इन ओशन करंट्स की वजह से, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा।
जी। और ओशंस का फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रेश वाटर जो है वो 0 डिग्री पर फ्रीज हो रहा है, whereas salt water is freezing at 2 degrees लेस। तो अगर पूरे का पूरा फ्रेश वाटर बन गया तो फिर इट विल फ्रीज मोर इजीली, एंड समंदर जो है वो और ज्यादा आइस बनना शुरू हो जाएगा। फिर जियोलॉजिकल एंड केमिकल इफेक्ट्स, जो सेडिमेंटेशन होता है, मराइन सेडिमेंटेशन डिफरेंट मटेरियल्स का, वो खत्म हो जाएगा। और फाइनली ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस अगर देखा जाए तो ह्यूज लॉस। तो बेसिकली इन शॉर्ट, इकोसिस्टम्स खत्म हो जाएंगे अंदर के, क्लाइमेट चेंजेस अनबेरेबल हो जाएंगे, केमिकल चेंजेस, जियोलॉजी में फर्क पड़ेगा, और ह्यूमंस के लिए इट इज, यानी उनका सर्वाइवल चैलेंजेस उनके लिए आ जाएंगे। तो बहरहाल मल्टीपल चैलेंजेस हो जाएंगे समंदर अगर मीठा हो जाए तो। और अगर हम समंदर के पानी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं डीसैलिनेट करके, तो ये डीसैलिनेशन प्लांट है। ये समुद्र के पानी को इस्तेमाल इस्तेमाल किया जाता है, उसको उसमें से नमक निकाल कर ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाता है, पीने के काबिल बनाया जाता है। तो कैलकुलेशन किया गया कि कितना खर्च आएगा। तो 100 लीटर्स डीसैलिनेट करने के लिए तकरीबन ₹5 का खर्च पड़ेगा, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंक्लूडिंग ऑल दी मैन पावर टू टू मैनेज द सप्लाई चेन। पानी का सप्लाई भी करना है ना, सिर्फ मीठा पानी बना दिए तो काफ़ी नहीं है, बल्कि सारे गांव भर में सप्लाई करना है। तो एक आदमी के लिए 135 लीटर्स इज द अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन दैट ही यूजेस पर डे फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज। तो सिर्फ मैसूर में सप्लाई करने के लिए तकरीबन 67 लाख रुपीस होंगे पर डे। पर डे कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग फ्रेश वाटर थ्रू डिसैलिनेशन प्लांट विल बी 67 लैक्स। और अल्लाह ताला ने हमें पानी की नेमत दे रखी है, और पानी को आसानी से फराहम कर रखा है। अल्लाह की बड़ी नेमत है, बड़ा शुक्र अदा करना है, और पानी के इस्तेमाल में सही कदर भी करनी है। आखिर में एक शेर है, ऐ समंदर देख ली हमने तेरी दरिया दिली, तिश्ना लब रखा सदफ को बूंद पानी की नदी। अगर हो सके तो अगली बार इसका माना डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।